Hello everyone, and I welcome you all to Guru Mantra classes. This is your chapter 13 from your Lakshmi Kant Polity book, and here we are going to talk about the federal system. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बीच में डिफरेंस देखा था. आज हम फेडरल सिस्टम के बारे में समझने वाले हैं. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट विद द टॉपिक. देखिए, हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है उन्होंने गवर्नमेंट को यूनिटरी और फेडरल के बेसिस पे डिवाइड किया है. ठीक है, क्लासिफाई किया है. और ये यूनिटरी और फेडरल किस बेसिस पे होता है? ऑन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट, जैसे कि सेंटर और स्टेट. ठीक है, इनमें क्या रिलेशनशिप है, सेंटर और स्टेट में गवर्नेंस का क्या रिलेशनशिप है, उसके बेसिस पे हम फेडरल और यूनिटरी में क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. बाय डेफिनेशन से अगर हम यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करते हैं तो ये वो है इन विच ऑल द पावर्स, ध्यान रखिएगा, ऑल द पावर्स आर वेस्टेड इन द नेशनल गवर्नमेंट. तो जो नेशनल गवर्नमेंट है, जो सेंटर पे एग्जिस्ट कर रही है, तो जितने भी पावर है वो सब सेंटर पे एग्जिस्ट करेंगे. ठीक है, और जो रीजनल गवर्नमेंट्स हैं, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब स्टेट्स वगैरह है, अगर ये अलग अलग स्टेट्स के गवर्नमेंट एग्जिस्ट करते हैं, तो ये जो है अपनी अथॉरिटी कहां से डिराइव करेंगे? नेशनल गवर्नमेंट से. बात समझ में आ गई? फिर से बोल रही हूं, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्लासिफाई किया है गवर्नमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल. किस बेसिस पे? कि किस टाइप का रिलेशनशिप सेंटर और स्टेट जो है वो इनके बीच में है, किस टाइप का गवर्नेंस सेंटर और स्टेट के बीच में है. अगर यूनिटरी गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं तो जितने भी पावर्स हैं, ठीक है, वो नेशनल गवर्नमेंट के पास वेस्टेड होंगे. और अगर रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है तो उनको जो अथॉरिटी मिलेगी वो नेशनल गवर्नमेंट से डिराइव होगी. ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है? फेडरल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसमें पावर्स जो है नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट में डिवाइडेड होते हैं. ये लोग मिलजुल करके काम करते हैं, पावर्स डिवाइडेड होती हैं. ठीक है, कौन डिवाइड करके देता है? कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, और ये अपने अपने रिस्ट्रिक्टिव जुरिस्डिक्शन में इंडिपेंडेंटली काम करते हैं. बात समझ में आई? अपने अपने रिस्ट्रिक्टिव जुरिस्डिक्शन में इंडिपेंडेंटली काम करते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेंटर एकदम हावी रहता है स्टेट्स के ऊपर, कि जो भी कुछ कर रहा है, एक पेपर भी पास करना है तो सेंटर से पूछ करके ही किया जाएगा. तो फिर इसमें फेडरल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा. लेकिन अगर यही यूनिटरी होगा तो एक पेपर भी पास करेगा तो इससे परमिशन लेके. ठीक है, तो ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जापान, चाइना, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन और बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जो कि यूनिटरी मॉडल पे चलती हैं. ठीक है, लेकिन अगर हम यूएस की बात करें, स्विट्जरलैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, कनाडा, रशिया, ब्राजील, अर्जेंटीना एंड सो ऑन, उनका फेडरल मॉडल है. यानी कि सेंटर और स्टेट जो है इनमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, इस तरीके से काम करती हैं. फेडरल मॉडल में जो नेशनल गवर्नमेंट होती है, जो सेंटर पे बैठती है, उसको हम फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, या यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं. और जो रीजनल गवर्नमेंट्स होती हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहते हैं. ध्यान रखिएगा. ठीक है, इस फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं जिनको हमने कंपैरेटिव मैनर में बुक में देखा है. अभी हम देखेंगे क्या है वो एग्जैक्टली. ठीक है, ये जो वर्ड फेडरेशन है ना, ये कहां से डिराइव होती है? एक लैटिन वर्ड है जिसको कहते हैं फीडस. ठीक है, फीडस का मतलब होता है किसी तरह की ट्रीटी या अग्रीमेंट. ठीक है, देखते थे ना अंग्रेजों के टाइम पे बहुत सारी ट्रीटीज होती थी, तो एक तरह का अग्रीमेंट होता है. तो फेडरेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड फीडस, जिसका मतलब होता है ट्रीटी या फिर अग्रीमेंट. ठीक है, तो फेडरेशन इज अ न्यू स्टेट. ठीक है, विच इज फॉर्म थ्रू अ ट्रीटी और एन अग्रीमेंट बिटवीन द वेरियस यूनिट्स. तो अगर ये बहुत सारे यूनिट्स हैं तो इनके बीच का अगर कोई अग्रीमेंट है, इनके बीच में अगर अग्रीमेंट है तो उसको हम कहेंगे फेडरेशन. बात समझ में आ गई? तो क्या इंडिया में फेडरेशन है? इसका सवाल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या इंडिया को हम एक फेडरेशन कह सकते हैं, और क्या यूनाइटेड स्टेट्स एक फेडरेशन है? तो चलिए आगे भी देख सकते हैं हम इसको. देखिए, जो यूनिट ऑफ फेडरेशन है, जिनको हम बहुत अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि स्टेट्स हो गया,
ठीक है। स्टेट्स यूएसए में बोला जाता है, या फिर कैंटन्स, स्विट्जरलैंड में इसी स्टेट को कैंटन्स बोलते हैं, या फिर अगर कनाडा की बात करें तो इसी स्टेट को प्रोविंसेस कहेंगे। बात समझ में आ रही है? और अगर रशिया की बात करें तो इसी स्टेट को हम रिपब्लिक्स कहेंगे। ठीक है, तो चलिए डिफरेंस देखते हैं, क्या होता है फेडरल गवर्नमेंट और क्या होता है यूनिटरी गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंस। देखिए, डुअल गवर्नमेंट, जिसमें कि नेशनल गवर्नमेंट होगी, रीजनल गवर्नमेंट होगी। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर। डुअल गवर्नमेंट होगी तभी तो सेपरेशन ऑफ पावर होगा ना। तो एक नेशनल गवर्नमेंट होगी जो कि सेंटर गवर्नमेंट कहेंगे, और एक रीजनल गवर्नमेंट होगी यानी कि स्टेट गवर्नमेंट होगी। ये फेडरल गवर्नमेंट का एक फीचर है। फिर यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होगा? एक सिंगल गवर्नमेंट होगी जो कि नेशनल गवर्नमेंट हम जानते हैं सेंटर पे होगी। ठीक है, और ये चाहे, अगर नेशनल गवर्नमेंट चाहे तो रीजनल गवर्नमेंट्स को क्रिएट कर सकती है, ना चाहे तो ना करे, है ना। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर नेशनल गवर्नमेंट चाहती है तो वो रीजनल गवर्नमेंट्स क्रिएट कर सकती है। ये चॉइस होती है यूनिटरी गवर्नमेंट में। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। यूनिटरी गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन रिटन हो भी सकता है या नॉन अनरिटन भी हो सकता है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जांपल जैसे फ्रांस ले लिया हमने, ठीक है, और अनरिटन का जैसे ब्रिटेन हो गया। ठीक है, तो यूनिटरी गवर्नमेंट में उसके बाद देखिए फेडरल गवर्नमेंट का एक और क्या स्पेसिफिकेशन है कि जो पावर्स होंगी वो डिवाइड होगी नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट में, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर होगा वो डिवाइडेड होगा। ठीक है, आपको पता होगा हमारी 3 लिस्ट है, एक सेंट्रल लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। तो पावर का डिवीजन है इसमें कि ये सेंटर का काम है, ये स्टेट का काम है, ये कॉन्करेंट काम है, मतलब दोनों में से कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर सेंटर कर रहा है तो सेंटर के पावर्स प्रिवेल होंगे। तो दैट इज द होल थिंग। ओके, 1 सेकेंड गाइस। वहीं यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होगा? कोई डिवीजन ऑफ पावर नहीं होगा। जितनी जो पावर है वो कॉन्सेंट्रेटेड होगी किसके पास? नेशनल गवर्नमेंट के पास। बात समझ में आ गई? अगर उसने नेशनल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई रीजनल गवर्नमेंट बनाना है, थोड़े बहुत पावर छुटपुट टाइप का दे देंगे उनको, काम हो जाएगा। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में मेजर जो पावर का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कहाँ होगा? वो सेंटर के पास होगा। फिर फेडरल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा, यानी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमको देखने को मिलेगा। और यहां पे यूनिटरी गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि नहीं कहां पे है कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम? कौन ज्यादा सुप्रीम है ब्रिटेन में? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन और एक यूनिटरी गवर्नमेंट जहां पे है, जैसे जापान का एग्जांपल ले लेते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन भाई वहां पे सुप्रीम है, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, चॉइस है। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होगा। ठीक है, यानी उसमें जो चेंजेस करने के लिए हमको चॉइसेस मिलेंगे वो थोड़े टफ होंगे। भाई चेंजेस बहुत आसान नहीं होंगे। अगर फंडामेंटल राइट को चेंज करना इतना आसान होता तो काहे का कॉन्स्टिट्यूशन? समझ में आ रही है बात? तो कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होगा। और यहां पे यूनिटरी गवर्नमेंट में रिजिड हो भी सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, व्हाट्सोएवर। रिजिड का एग्जांपल फ्रांस और फ्लेक्सिबल का एग्जांपल ब्रिटेन। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट में जुडिशरी जो होगी इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, यानी किसी तरह का इसके ऊपर दबाव नहीं बनाया जा सकता है, ये अपने आप से काम करेगी। और यहां पे यूनिटरी गवर्नमेंट में जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट में बाइकैमरल लेजिस्लेचर होगा। बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब है लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ है लोकसभा राज्यसभा डिवाइडेड है। यहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट में बाइकैमरल हो भी सकती है या यूनिकैमरल भी होगी। ठीक है, जैसे ब्रिटेन में है ना, दो हाउसेस है, और चाइना में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो एक ही से काम हो जाता है। ठीक है, जो है बस वही है, पीआरसी, है ना। तो ये चीज है, ये डिफरेंस है फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट का। तो आपको आई होप समझ में आ गया है कंप्लीटली। ठीक है, अब देखिए जो फेडरेशन है, ठीक है, ये 2 तरीके से फॉर्म हो सकती है। फेडरेशन को किस तरीके से बनाया जा सकता है? एक तोड़ के दूसरा जोड़ के, ऐसे ही याद रखिएगा। तो इंटीग्रेशन से बनाया जा सकता है या डिसइंटीग्रेशन से। हाउ कैन फेडरेशन बी फॉर्म? इंटीग्रेशन या फिर डिसइंटीग्रेशन। पहले केस में जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो बहुत सारी मिलिटरीली वीक या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स जो होती हैं, इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट है, ये साथ में आए और एक बिग और स्ट्रॉन्ग यूनियन बनाए। तो छुटपुटिया से स्टेट्स हैं, इनकी अपना कोई वजूद है नहीं, वीक हैं, पैसे की कमी है, बहुत सारी चीजें चल रही है स्टेट में। तो ये क्या कर सकते हैं? ये साथ में आए और एक बड़ा और स्ट्रॉन्ग यूनियन बना सके। ठीक है, तो ये इंटीग्रेट हो जाए आपस में। जैसे कि यूएसए का एग्जांपल,
50 स्टेट से मिलके बना है, सारे आए एक साथ बना दिया यूएसए। ठीक, अगर दूसरे केस की हम बात करते हैं डिसइंटीग्रेशन की, तो एक बहुत बड़ा सा स्टेट है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, अपनी अपनी ऑटोनॉमी ग्रांट करके, मतलब अपना अपना आधिपत्य उनको ग्रांट करके कि भाई आप अपने रीजनल इंटरेस्ट को प्रमोट कीजिए, आपको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो सके। ठीक है, रीजनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी जा सके। तो जैसे कि एग्जांपल कनाडा, बहुत बड़ा सा स्टेट है, उसको तोड़ दो, तो ये डिसइंटीग्रेशन हो गया। ठीक, वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट और सबसे ओल्डेस्ट फेडरेशन जो है हमारे वर्ल्ड में, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो क्वेश्चन एक पॉइंट बन सकता है कि फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट फेडरेशन इन द वर्ल्ड इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, 1787 में फॉर्म हुआ था फॉलोइंग द अमेरिकन रिवोल्यूशन। अमेरिकन रिवोल्यूशन कब हुआ था? 1775 से 83। तो 87 में अमेरिका का फॉर्मेशन होता है। इसमें 50 स्टेट्स हैं, पहले 13 स्टेट्स थे, और इसी को मॉडल ऑफ फेडरेशन की तरह लिया गया है। ठीक है, कैनेडियन फेडरेशन की अगर बात करें कनाडा की, तो 10 प्रोविंसेस थे, 10 प्रोविंसेस हैं, मतलब कि ओरिजिनली 4 थे, अभी 10 हैं। ये भी 1867 में फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो एक इंटीग्रेशन और दूसरा डिसइंटीग्रेशन का आपको एग्जांपल समझ में आ गया। ओके, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो भी एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को बताता है कि हमारा भी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इस कंट्री में। और हमारे जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे ना, उन्होंने फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया। क्यों अडॉप्ट किया? उसके 2 मेन बड़े कारण थे। क्या था? एक तो हमारी कंट्री का बहुत लार्ज साइज था, ठीक है, और हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी थी। उन्होंने रियलाइज किया कि जो फेडरल सिस्टम है वो ना ही सिर्फ इंश्योर करेगा एफिशिएंट गवर्नेंस कंट्री के लिए, बट ऑल्सो नेशनल यूनिटी को भी रिकंसाइल करेगा रीजनल ऑटोनॉमी के साथ। मतलब रीजन्स को भी अपनी ऑटोनॉमी मिलेगी और साथ ही साथ नेशनल इंटरेस्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये 2 मेन बड़े कारण थे। लेकिन ये जो वर्ड फेडरेशन है ना, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। मैंने इतना जोर डाल के क्यों बोला कि कहीं पे भी मेंशन नहीं है? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है कि क्या ये वर्ड, क्यों हमने फेडरेशन को अडॉप्ट किया है, तो क्या ये एग्जैक्ट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे है? हमारा जो आर्टिकल 1 है, इंडिया को डिस्क्राइब कैसे करता है? इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। बात समझ में आ रही है? इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस फ्रेज को, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स को, इसलिए प्रेफर किया और ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स को प्रेफर किया। ये 2 बात को इंडिकेट करता है। पहला, जो इंडियन फेडरेशन है, हमारा जो फेडरेशन है, वो किसी भी अग्रीमेंट से नहीं बना है। मतलब स्टेट्स के अग्रीमेंट से नहीं बना है कि स्टेट्स आए और बोले चलो इंडिया बनाते हैं। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। हमारे कंट्री में इट इज नॉट लाइक अमेरिकन फेडरेशन। और दूसरी बात कि हमारे कंट्री में जो स्टेट्स है उनको कोई राइट नहीं है कि वो इंडिया से, हमारी कंट्री से अलग होकर कल को बोले कि हम चाइना के साथ जा रहे हैं मिलने के लिए। ठीक है, तो ऐसा कोई राइट नहीं है। सो स्टेट्स डू नॉट हैव द राइट टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन। इसीलिए कहा जाता है द फेडरेशन इज यूनियन। फेडरेशन इज यूनियन बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल। ठीक है, तोड़ा नहीं जा सकता है इसको। बात समझ में आ गई? तो जो इंडियन फेडरेशन सिस्टम है वो कैनेडियन मॉडल पे बेस्ड है और ना कि अमेरिकन मॉडल पे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि हमारा जो इंडियन फेडरेशन सिस्टम है वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो कैनेडियन मॉडल पे बेस्ड है। ठीक है, कैनेडियन मॉडल डिफर्स फंडामेंटली फ्रॉम द अमेरिकन मॉडल। ठीक है, ये डिफरेंट है दोनों आपस में इन सो फार एज इट एस्टैब्लिशेस अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर। क्योंकि कैनेडियन मॉडल की बात अगर करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटर है। इंडियन फेडरेशन भी रिजेंबल करता है कैनेडियन फेडरेशन को इन इट्स फॉर्मेशन। कैसे? बाय द वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, पहले आपको पता है कि भाई बहुत सारे प्रोविंसेस हुआ करते थे, उनको तोड़ तोड़ के स्टेट्स को बनाया गया। ठीक है, और दूसरा द प्रेफरेंस टू द टर्म यूनियन, यूनियन टर्म को प्रेफरेंस देना। जो कैनेडियन फेडरेशन है इज ऑल्सो द कैनेडियन फेडरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ यूनियन। ठीक है, एंड इट सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, यानी कि सेंटर की तरफ झुकाव, सेंटर की तरफ झुकाव है, यानी सेंटर के पास स्टेट्स के कंपैरिजन में ज्यादा पावर है। तो ये बात आपको यहां पे समझ में आ गई। इतनी दूर तक अगर आपको समझ में आ गया तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गया है। ठीक है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे
फेडरल फीचर्स क्या क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडिया में जो जो कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फीचर्स बताए गए हैं वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है या आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे कम्युनिटी सेक्शन के ग्रुप में जाके आप वहाँ पे मैसेज कीजिएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंच जाइएगा डायरेक्टली, और वहाँ पे आप जा करके हमको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो गुरु मंत्रा 247 है। ओके, गुरु मंत्रा 247, वहाँ जा करके आप हमको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, लेक्चर अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू सो मच गाइस, कीप प्रिपेयरिंग एंड बाय बाय नाउ।